सुप्रभात, नमस्कार। आप देख रहे हैं संसद टीवी। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। टॉप न्यूज में बात होगी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की। बिजनेस और खेल जगत पर डालेंगे नजर। आइए शुरुआत करते हैं टॉप न्यूज हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से की मुलाकात। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के अंतिम संस्कार में होंगे शामिल। राजस्थान कांग्रेस सरकार का संकट बरकरार, अशोक गहलोत के रवैये से सोनिया गांधी नाराज। आज हो सकता है बड़ा फैसला। न्यायपालिका के इतिहास में बड़ा बदलाव, सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही की होगी आज से लाइव स्ट्रीमिंग। देश की जनता घर बैठे देख पाएगी सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही। एनआईए ने पीएफआई के कई ठिकानों पर मारे छापे। कई राज्यों में मारे गए छापों में बड़ी संख्या में पीएफआई सदस्य गिरफ्तार। बरामद हुई आपत्तिजनक सामग्री। और नासा ने रचा कीर्तिमान, पृथ्वी को एस्टेरॉइड से बचाने का सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया। डार्क मिशन को दिया गया अंजाम। और आइए अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से मुलाकात की। इससे पहले प्रधानमंत्री आज तड़के ही जापान पहुंचे। उसके चंद घंटों के बाद उन्होंने जापान के प्रधानमंत्री से ही मुलाकात की। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की मुलाकात में भारत और जापान के रिश्ते को और मजबूत करने पर बातचीत हुई। वर्तमान में चल रहे प्रोजेक्ट की समीक्षा भी की गई। एक्सेलेंसी, ये दुख की घड़ी में आज हम मिल रहे हैं और जापान आने के बाद मैं अपने आप को ज्यादा शोकातुर अनुभव कर रहा हूं, क्योंकि पिछली बार जब मैं आया तब अभय शांत से बहुत लंबी बातें हुई थी और कभी सोचा ही नहीं था कि जाने के बाद ऐसी खबर सुनने का नौबत आएगी। अभय शांत और उनके साथ आपने विदेश मंत्री के रूप में भी भारत और जापान के संबंधों को नई ऊंचाई पर भी ले गए और बहुत क्षेत्रों में उसका विस्तार भी किया। प्रधानमंत्री जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जापान पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री आज बुडोकन में शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार समारोह में शामिल होंगे। वो भारत की तरफ से पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, जिसके बाद वे टोक्यो के आकासाका पैलेस जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिंजो आबे की पत्नी अकी आबे से भी मुलाकात करेंगे। शिंजो आबे की इस साल 8 जुलाई को प्रचार के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ की सुनवाई आज से लाइव स्ट्रीमिंग होगी, यानी कि आज से सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई का सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसका मतलब अब आम जनता भी देश की सर्वोच्च अदालत में चल रही सुनवाई और दलीलों को घर बैठे देख पाएगी। ये पहला मौका होगा जब सुप्रीम कोर्ट में औपचारिक सुनवाई का सीधा प्रसारण होगा। जल्द ही सुप्रीम कोर्ट कार्यवाही के सीधा प्रसारण करने के लिए अपना प्लेटफॉर्म विकसित करेगा। फिलहाल इसकी लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब से की जाएगी। हालांकि यूट्यूब के माध्यम से हो रही इस सीधा प्रसारण की जो व्यवस्था है वो अस्थायी है। सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय ऐसे समय में आया है जब संविधान पीठ के समक्ष कई महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई चल रही है। इनमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की संवैधानिक वैधता, भोपाल गैस त्रासदी में मुआवजे की पर्याप्तता, बोहरा समुदाय के बहिष्करण का अधिकार जैसे मुद्दे शामिल हैं। और विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने सहमति व्यक्त की है कि इस साल वैश्विक स्थिति अधिक चुनौतीपूर्ण हो गई है, विशेष रूप से भारत प्रशांत में चुनौतियों के कारण। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों, मुख्य तौर पर रक्षा संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्टिन के साथ अपनी बैठक पर अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में विभिन्न कारणों से वैश्विक स्थिति के अधिक चुनौतीपूर्ण होने पर चिंता जताई। साथ ही इस बात पर जोर दिया कि हिंद प्रशांत की स्थिरता, सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित की जाए। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉर्ड जे ऑस्टिन से पेंटागन में मुलाकात की। इस दौरान दोनों ने पूर्व एशिया, हिंद महासागर क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों समेत यूक्रेन संकट पर बातचीत की। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से भी मुलाकात करेंगे। दोनों के बीच कई वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ ही दोनों संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के बारे में फैसला 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान ही लिया जाना चाहिए था। सिंह ने हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के नादौन में शहीदों के परिवारों के सम्मान में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए ये बातें कही। राजनाथ सिंह ने कहा कि हमने हाल ही में 1971 के युद्ध में जीत की स्वर्ण जयंती मनाई। 1971 के युद्ध को इतिहास में याद रखा जाएगा, क्योंकि वो युद्ध संपत्ति, कब्जे या सत्ता के बदले मानवता के लिए लड़ा गया। उन्होंने कहा, एक ही अफसोस है, पीओके पर फैसला उसी वक्त किया जाना चाहिए था। चीन छीन देश का गुलाब ले गया, चीन छीन देश का गुलाब ले गया, ताशकंद में वतन का लाभ सो गया। हम सुरती शक्र को संवारते रहे, जीतने के बाद भी हम बाजी हारते रहे। हिमाचल प्रदेश में शहीदों के परिवारों के सदस्यों को सम्मानित किया गया। राजनाथ सिंह ने इस दौरान संबोधन में कहा कि भारत ने हमेशा विश्व शांति का संदेश दिया है। रक्षा मंत्री ने भाषण के दौरान रणभूमि में मेजर सोमनाथ शर्मा से लेकर करगिल युद्ध में बलिदान देने वाले विक्रम बत्रा को भी याद किया और हिमाचल की धरती को वीरों की धरती कहा। राजस्थान में कांग्रेस का सियासी संकट जो है वो अभी भी बरकरार है। कांग्रेस पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन ने जयपुर दौरे के बाद पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। पार्टी की ओर से गतिरोध दूर करने का प्रयास जारी है। कांग्रेस के दोनों पर्यवेक्षक सोमवार को जयपुर से दिल्ली पहुंचे। इसके बाद सीधे 10 जनपथ पहुंचकर सोनिया गांधी से मुलाकात की और राजस्थान सियासी संकट की जानकारी दी। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी बैठक में मौजूद थे। 3 शर्तें उस वक्त रखी गई। एक शर्त उसके अंदर ये था कि कोई भी निर्णय, जो भी रेजोल्यूशन होगा, उस रेजोल्यूशन का के ऊपर फैसला 19 अक्टूबर के बाद में होना चाहिए और ये रेजोल्यूशन का हिस्सा बनना चाहिए। वो व्यक्ति जो रेजोल्यूशन मूव कर रहे हैं कि सारे अधिकार कांग्रेस अध्यक्ष को दिए जाएं, वो व्यक्ति कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहते हैं और 19 अक्टूबर को अगर चुनाव जीत जाते हैं तो उसके बाद वो खुद फैसला करेंगे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो क्या है? राजस्थान में सियासी संकट उस वक्त खड़ा हो गया जब दिल्ली से कांग्रेस पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन जयपुर पहुंचे और पार्टी विधायक दल की बैठक बुलाई गई। कांग्रेस विधायक दल की बैठक रविवार रात को मुख्यमंत्री आवास पर होनी थी, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के वफादार कई विधायक बैठक में नहीं पहुंचे। उन्होंने अलग से बैठक की और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी से मिलकर उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया। इधर मल्लिकार्जुन खड़गे, अजय माकन, अशोक गहलोत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट मुख्यमंत्री आवास में इंतजार करते रहे और अंत में मीटिंग नहीं हुई। हालांकि सियासी संकट के बीच मल्लिकार्जुन खड़गे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच मुलाकात हुई। कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा कि राजस्थान में कुछ विधायकों का आधिकारिक बैठक में शामिल ना होना, उसके समानांतर कोई दूसरी बैठक करना अनुशासनहीनता है। उन्होंने कहा कि विधायकों का एक समूह सशर्त प्रस्ताव पारित कराने पर जोर दे रहा है, जिसे स्वीकार नहीं किया गया। दुर्भाग्यपूर्ण ये सारी की सारी बातें होने के बाद भी वो मीटिंग नहीं हो पाई। हमने पूरी की पूरी जानकारी कांग्रेस अध्यक्षा को, जैसे मैंने कहा, हमने दिया है। उन्होंने लिखित रिपोर्ट विस्तार से इसके बारे में मांगी है, जो लिखित रिपोर्ट हम लोग आज रात को या कल सुबह तक के हम दे देंगे। हाल ही में कांग्रेस छोड़ने वाले गुलाम नबी आजाद ने अपनी नई पार्टी बना ली है, जिसका नाम डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी रखा गया।
नई पार्टी की घोषणा करते समय गुलाम नबी आजाद ने कहा कि डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी का किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी से कोई मुकाबला नहीं होगा। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी जम्मू कश्मीर में शांति और सामान्य स्थिति को मजबूत बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगी। पूर्व उप मुख्यमंत्री तारा चंद समेत कांग्रेस के 2 दर्जन से अधिक प्रमुख नेताओं ने आजाद के समर्थन में पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री आजाद ने 26 अगस्त को कांग्रेस से 5 दशक से अधिक समय पुराना अपना नाता तोड़ लिया था। नहीं किसी पार्टी की सोच हमको प्रभावित कर सकती है। हमारी अपनी सोच, अपना दृष्टिकोण अलग है, अपनी विचारधारा, वही विचारधारा जो गांधी जी की विचारधारा उन्होंने हमें दी। सरकार ने धार्मिक समुदायों के बीच घृणा फैलाने के इरादे से सामग्री से छेड़छाड़ करने और फर्जी खबरें प्रसारित करने के लिए 10 यूट्यूब चैनल के 45 वीडियो को प्रतिबंधित करने का आदेश दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने यह जानकारी दी। जिन वीडियो को प्रतिबंधित किया गया है उन्हें कुल मिलाकर 1 करोड़ 30 लाख बार देखा जा चुका है और उनमें यह दावा किया गया कि सरकार ने कुछ समुदायों के धार्मिक अधिकार छीन लिए। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इन चैनलों में ऐसी सामग्री थी जो समुदायों के बीच भय और भ्रम फैलाती है। आपको बता दें कि इससे पहले सरकार ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले 102 यूट्यूब चैनल्स और फेसबुक अकाउंट को प्रतिबंधित किया था। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने 10 यूट्यूब चैनल्स पर प्रतिबंध भी लगाया है, उनको सस्पेंड भी करवाया है, क्योंकि ये लगातार देश के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, देश को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था, भय और भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा था और जो मित्र देश हैं उनके साथ भी संबंध खराब हों, इस तरह का दुष्प्रचार किया जा रहा था। और आतंकी फंडिंग के सिलसिले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी आज फिर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। एनआईए ने मंगलवार सुबह असम और यूपी के अलावा कई राज्यों में छापा मारा। छापेमारी के दौरान एनआईए ने पीएफआई के कई सदस्यों को हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि इससे पहले एनआईए ने ईडी और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर 22 सितंबर को 15 राज्यों में पीएफआई के 93 ठिकानों पर रेड की। छापेमारी में पीएफआई के अध्यक्ष ओएमए सलमान, पी कोया, ई अबूबकर, इलामर और सीपी मोहम्मद बशीर समेत 106 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान आतंकी गतिविधियों व फंडिंग से जुड़े अहम दस्तावेज बरामद किए गए। गृह मंत्री अमित शाह इन दिनों गृह राज्य गुजरात के दौरे पर हैं। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। अमित शाह आज गांधीनगर में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। आज वो कई कार्यक्रमों का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। अमित शाह सुबह कलोल के क्रिक कॉलेज परिसर में निर्माणाधीन 750 बेड के आधुनिक अस्पताल का शिलान्यास करेंगे। गुजरात दौरे के पहले दिन अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार स्वास्थ्य और चिकित्सा के ढांचे को मजबूत करने पर काम कर रही है। देश में चिकित्सा विश्वविद्यालयों की संख्या 2013-14 में 387 से बढ़कर 2022 में 596 हो गई। अहमदाबाद के सानंद में 350 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल की आधारशिला रखते हुए अमित शाह ने कहा कि इस अस्पताल से सानंद औद्योगिक क्षेत्र के 1,30,000 से अधिक लोगों को सीधे फायदा होगा। 2013-14 में देश में 387 मेडिकल कॉलेज थे और 21-22 में 387 से बढ़कर 596 मेडिकल कॉलेज पहुंचाने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। एमबीबीएस की सीटें 51,000 थी, इसको बढ़ाकर 89,000 लगभग 90,000 करने का काम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि एनटीए ने विश्वविद्यालयीन सामान्य प्रवेश परीक्षा पीजी के परिणाम घोषित कर दिए, जिसके लिए 6 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था। सीयूईटी पीजी के लिए पंजीकृत उम्मीदवारों में 3 लाख से ज्यादा महिलाएं थीं। एनटीए ने सीयूईटी पीजी के लिए विषयवार टॉपर की घोषणा की। यूजीसी ने रविवार को सीयूईटी चुनने वाले विश्वविद्यालय के कुलपतियों को पत्र लिखा और कहा
कि वे नामांकन की प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं। और फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां, साथ ही देखेंगे खेल जगत के समाचार। बने रहिए हमारे साथ। The India Startup Story. Powerful ideas. Dynamic solutions. Innovation, enterprise. Its success and challenges. Packed in a brand new show, The Journey of Startups, only on Sunset TV. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं टॉप न्यूज और अब नजर टॉप 10 खबरों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अत्याधुनिक एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन करेंगी। साथ ही वो क्षेत्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान की आधारशिला रखेंगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रमुखों के साथ आज एक बैठक करेंगी। सीतारमण इस बैठक में अनुसूचित जाति वर्ग के उत्थान और कल्याण के लिए चलाई जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं और ऋण प्रगति की समीक्षा करेंगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज दिल्ली में प्रदेश प्रभारियों की बैठक करेंगे। इस बैठक में सभी राज्यों के प्रभारी शामिल होंगे। इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष करेंगे। फसलों के एमएसपी, प्राकृतिक खेती, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और गठित समिति की दूसरी बैठक आज हैदराबाद में होगी। सरकार की तरफ से गठित इस समिति की पहली बैठक पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में 22 अगस्त को हुई थी। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज्य मंत्री गिरिराज सिंह आज नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में जलदूत ऐप लॉन्च करेंगे। जलदूत ऐप ग्राम रोजगार सहायक को वर्ष में 2 बार चयनित कुओं के जल स्तर को मापने में सक्षम बनाएगा। पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र आज होगा। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू होगी। सत्र में पराली जलाने, माल एवं सेवा कर और बिजली आपूर्ति जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। मध्य प्रदेश के 18 जिलों में 46 स्थानीय निकायों के लिए आज मतदान होगा, जिसके लिए 3,397 उम्मीदवार मैदान में हैं। चुनाव परिणाम 30 सितंबर को घोषित किए जाएंगे। कांग्रेस की पदयात्रा का 20वां दिन है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कल पलक्कड़ में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बच्चों के साथ फुटबॉल खेला। आपको बता दें कि आज यात्रा का 20वां दिन है। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 4,129 नए मामले सामने आए। वहीं 4,688 लोग संक्रमण से ठीक हुए। देश में सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 43,415 हो गई। और आइए अब नजर अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में भारत अपनी आर्थिक और विदेश नीति दोनों के लिए कई विकसित विकासशील देशों की प्रशंसा जीत रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की, रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों समेत अधिकांश देशों के प्रमुखों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत को सकारात्मक संदर्भ में लिया। यूएन प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने भी भारत की अहम भूमिका को स्वीकार किया। गुटेरेस ने कहा कि सतत विकास लक्ष्यों की सफलता में भारत की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। फ्रांस, जमैका और पुर्तगाल जैसे देशों ने भी भारत की जमकर तारीफ की। रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बातचीत में पीएम मोदी के युद्ध का समय पर
न होने संबंधी टिप्पणी पर सभी देशों की प्रशंसा मिली। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने कोरियाई प्रायद्वीप के पूर्वी तट पर सैन्य अभ्यास शुरू किया। दोनों देशों के बीच 5 वर्ष में इस तरह का यह पहला सैन्याभ्यास था। इससे एक दिन पहले उत्तर कोरिया के अभ्यास के संभावित जवाब में छोटी दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण किया गया था। आपको बता दें कि इस अभ्यास में 20 से अधिक अमेरिकी और दक्षिण कोरियाई नौसैन्य जहाज हिस्सा ले रहे हैं। इनमें परमाणु ऊर्जा से संचालित विमान वाहक यूएसएस रोनाल्ड रीगन, एक यूएस क्रूजर और दक्षिण कोरियाई और अमेरिकी विध्वंसक पोत शामिल है। अभ्यास में दोनों देशों के लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर शामिल हैं। मध्य रूस के इज़ेवेक्स में एक स्कूल में गोलीबारी की खबर सामने आई है। इसमें 14 लोगों की मौत हो गई जबकि 21 लोग घायल हैं। यूक्रेन जंग के बीच इस खबर से सनसनी फैल गई। गोलीबारी की घटना इज़ेवेक्स के स्कूल नंबर 88 में हुई। खबरों की माने तो एक बंदूकधारी ने रूसी शहर इज़ेवेक्स के एक स्कूल में गोलियां चला दी। इसके बाद हमलावर ने खुद को गोली मार ली। घायलों में 14 बच्चे और 7 बड़े शामिल हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूर्वी अमेरिकी खुफिया ठेकेदार एडवर्ड स्नोडेन को रूसी नागरिकता प्रदान की है। 39 वर्षीय स्नोडेन गुप्त फाइलें लीक करने के बाद 2013 में अमेरिका से भाग गए थे और उन्हें रूस ने शरण दी थी। राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से साइन किए हुए आदेश में रूसी नागरिकता प्राप्त करने वाले 75 विदेशी नागरिकों में स्नोडेन का नाम शामिल है। स्नोडेन पर अमेरिकी सरकार के निगरानी कार्यक्रमों का विवरण देने वाले दस्तावेज को लीक करने का आरोप है। ईरान में हिजाब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा बल्कि ये बढ़ता ही जा रहा है। ईरान में हिजाब विरोधी प्रदर्शनों में अब तक 75 से ज्यादा लोग मारे गए जबकि अब तक 700 से ज्यादा गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आपको बता दें कि 13 सितंबर को 22 साल की ईरानी महिला महसा अमीनी की हिजाब ना पहनने के कारण ईरान की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद 16 सितंबर को उनकी मौत हो गई। पश्चिमोत्तर बांग्लादेश में एक नाव के पलटने से जान गंवाने वालों की जो संख्या है वो बढ़कर 50 हो गई। मरने वालों में अधिकांश बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। दरअसल दुर्गा पूजा उत्सव से पहले महालया के मौके पर हिंदू श्रद्धालु बोंदेश्वरी मंदिर की ओर जा रहे थे, तभी उत्तर पश्चिम पंचगढ़ जिले में कोरोटो नदी में उन्हें ले जा रही नाव अचानक से पलट गई। बचाव कर्मियों ने सोमवार को 26 शव बरामद किए, जिससे मरने वालों की संख्या का जो आंकड़ा है वो 50 हो गया है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस हादसे में 2 पायलट समेत 6 पाकिस्तानी अफसरों की मौत हो गई और इसी बीच बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना के हेलीकॉप्टर को मार गिराने का दावा किया है। इतना ही नहीं, बीएलए ने यह दावा किया है कि उन्होंने पाकिस्तानी सेना के 2 कर्मियों का भी अपहरण किया है। और नासा ने आज सुबह एक बड़ा कीर्तिमान रचा है। स्पेस एजेंसी ने पृथ्वी को एस्ट्रॉइड से बचाने का सफलतापूर्ण टेस्ट किया। इसके तहत उसने अपने डार्ट मिशन को अंजाम दिया। ये पहली बार हुआ कि किसी ग्रह रक्षा प्रणाली यानी कि डार्ट मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। इसका फायदा भविष्य में किसी भी एस्टेरॉइड को खत्म करने में किया जा सकेगा। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं आर्थिक खबरों पर। सरकार ने मौजूदा विदेश व्यापार नीति को 6 महीनों के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। मौजूदा विदेश व्यापार नीति को मार्च 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसकी अवधि 30 सितंबर को ही समाप्त होने वाली थी। उद्योग संगठनों और निर्यात संवर्धन परिषदों से मौजूदा व्यापार नीति को ही बनाए रखने का अनुरोध किया गया। विदेश व्यापार की गतिविधियों से जुड़े तमाम संगठनों का यह मानना है कि वैश्विक चुनौतियों और रुपए की स्थिति में आ रहे उतार चढ़ाव को देखते हुए अभी मौजूदा नीति को ही जारी रखना सही होगा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की विनिमय दर सोमवार को 58 पैसे लुढ़क कर अब तक की सबसे निचले स्तर 81.67 पर बंद हुई।
विश्व बाजारों में अमेरिकी मुद्रा में मजबूती और निवेशकों में जोखिम से बचने से रुपए पर प्रतिकूल असर पड़ा है। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि यूक्रेन में भू राजनीतिक तनाव बढ़ने, घरेलू शेयर बाजारों में बड़ी गिरावट और विदेशी संस्थागत निवेशकों की पूंजी निकासी से रुपए पर असर पड़ा है। और घरेलू शेयर बाजार में सोमवार को लगातार चौथे कारोबारी दिन में भारी गिरावट दर्ज की गई। बीएसई का जो सेंसेक्स है वो 953.70 अंक लुढ़क कर बंद हुआ। कई देशों के केंद्रीय बैंकों की ब्याज दरों में बढ़ोतरी और वैश्विक बाजारों में मंदी की बढ़ती आशंका के चलते विदेशी निवेशकों की बिकवाली से घरेलू बाजारों में ये गिरावट आई। आज सेंसेक्स की बात करें तो 231.30 अंकों की बढ़त के साथ 57,376.52 पर खुला। वहीं निफ्टी 94.60 अंकों की बढ़त के साथ 17,110.90 पर खुला। और आइए अब खेल जगत की बड़ी खबरों पर नजर। साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज से पहले भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है। टीम इंडिया के 2 खिलाड़ी दीपक हुडा और मोहम्मद शमी चोट के कारण इसी सीरीज से बाहर हो गए। वहीं हार्दिक पांड्या को बीसीसीआई ने रेस्ट दिया है। बोर्ड ने दीपक हुडा की जगह श्रेयस अय्यर और मोहम्मद शमी की जगह उमेश यादव को शामिल किया। आपको बता दें कि दोनों टीमों के बीच 3 T20 और 3 वनडे मैचों की सीरीज खेली जाएगी। T20 सीरीज 28 सितंबर से शुरू होगी। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी, लेकिन आपको जाते जाते छोड़ जाते हैं आज के दिन के इतिहास के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार। 27 सितंबर साल 1980 से विश्व पर्यटन दिवस मनाने की शुरुआत हुई। विश्व में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस दिन की शुरुआत की गई। इसकी शुरुआत साल 1980 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO ने की। विश्व पर्यटन दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य पर्यटन और उसके सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक मूल्यों के प्रति विश्व समुदाय को जागरूक करना है। भारतीय पर्यटन को वैश्विक मंच पर बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय पर्यटन विभाग ने सितंबर 2002 में अतुल्य भारत नाम से एक नया अभियान शुरू किया था। वर्ष 2022 में विश्व पर्यटन दिवस की थीम है पर्यटन पर पुनर्विचार। 27 सितंबर साल 1833 को राजा राम मोहन राय का निधन इंग्लैंड के ब्रिस्टल में हुआ। उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। वे भारतीय सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन के प्रणेता और बंगाल में नव जागरण युग के पितामह थे। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ साथ उन्होंने समाज की कुरीतियों के खिलाफ दोहरी लड़ाई लड़ी। सामाजिक कुरीतियों में बाल विवाह, सती प्रथा, जातिवाद, कर्मकांड, पर्दा प्रथा समेत कई कुप्रथाओं का उन्होंने भरपूर विरोध किया। 27 सितंबर साल 1958 में इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले मिहिर सेन भारत के ही नहीं बल्कि एशिया के पहले तैराक थे जिन्होंने इस कीर्तिमान को छुआ। पेशे से वकील मिहिर सेन को वकालत के दौरान ही इंग्लिश चैनल पार करने का जुनून चढ़ा, जिसे उन्होंने आज ही के दिन पूरा किया। इतना ही नहीं, साल 1966 में मिहिर सेन ने डार्डेनेल्स स्ट्रेट को तैरकर पार किया। ऐसा करने वाले वे दुनिया के पहले व्यक्ति थे। उन्होंने 14 घंटे 45 मिनट में अपना लक्ष्य हासिल किया। मिहिर को 1959 में पद्मश्री और वर्ष 1967 में पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया। 27 सितंबर साल 1873 को विट्ठल भाई पटेल का जन्म गुजरात के नडियाद में हुआ। वे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे। विट्ठल भाई भारत के प्रख्यात विधानवेत्ता, आचार्य और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के देश विदेश में प्रचारक रहे। वे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य रहे। उन्होंने बारडोली आंदोलन और असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। इसके साथ ही स्वराज पार्टी की स्थापना में विट्ठल भाई पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।